हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। सेल इंजरी का ही पार्ट है। एक अदर टर्म है हमारा पैथोजेनेसिस। जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन, और पैथो दैट मीन्स वो पैथोजेंस किस तरह से हमारी सेल में इंजरी कॉज कर रहे हैं। ये तो कॉजिंग वाला जो टर्म था हमारा, वो हमारा ईटियोलॉजी ऑफ सेल डिवीज, सेल इंजरी था। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेल इंजरी के कुछ न्यू टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सेल इंजरी। जो हमारी वीडियो है प्रीवियसली है, वो हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इंट्रोडक्शन है उसमें। उसके अलावा अगर हम अदर टॉपिक की बात करें तो ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है, ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ सेल इंजरी, किस तरह से सेल इंजरी कॉज हो रही है। ओके, आज का ये सेशन है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, कि उस कॉज के पीछे की मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस, जबकि कॉज को हमने टर्म दिया है ईटियोलॉजी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, और इन दोनों के टॉपिक का कंटेंट भी अलग अलग है। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पैथोजेनेसिस है या जो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है, वो एक प्रोसेस है जिसमें पर्ट्यूर्बेशन ऑफ होम्योस्टैसिस इन्वॉल्व होता है। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। पर्ट्यूर्बेशन का मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस या फिर डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। अब होम्योस्टैसिस क्या होती है उसके पहले हमें ये समझना है। तो होम्योस्टैसिस क्या होती है, हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। पर वही नॉर्मल स्टेट अगर चेंज हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो वो क्या करती है, किसी ना किसी पैथोजेनेसिस का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सेल क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है। तो पर्ट्यूर्बेशन ऑफ होम्योस्टैसिस, यहाँ हमें दो टर्म नए मिले हैं। पर्ट्यूर्बेशन दैट मीन्स चेंजेस और डिस्टर्बेंस। होम्योस्टैसिस दैट इज अ नॉर्मल स्टेट या चेंज इन नैरो रेंज। नैरो रेंज भी हम इसको बोल सकते हैं, नैरो रेंज। कोई भी चीज हमारी बॉडी की अगर फ्लक्चुएट हो रही है एक नैरो रेंज के अंदर, तो वो हमारी होम्योस्टैसिस होती है। और हमारी बॉडी के अंदर ये दो फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे हमेशा चलती है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है और एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, जो किसी भी चीज को बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं। और वही कंडीशन जब अनस्ट्रेस हो जाती है, वहां से वो चीजें रिवर्स नहीं हो पाती हैं, तो वो पैथोजेनेसिस का फॉर्मेशन कर देती हैं। वहीं से हमारी डिजीज होना शुरू हो जाती है। सेकेंड पैरा अगर हम देखें तो सेल इंजरीज इनिशिएटेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल। जो सेल इंजरी स्टार्ट होती है वो हमारी सेल के मॉलिक्यूल लेवल से स्टार्ट होती है, और आगे जाके वो बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारी डाइवर्स और न्यूमेरस इसके रीजन हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। उनमें से कुछ अगर बेसिक मैकेनिज्म्स को हम देखें तो वो कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट बेसिक नीड इज अ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिप्लीशन, दैट मीन्स एटीपी डिप्लीशन। डिप्लीशन का दैट मीन्स डिक्रीज द नंबर ऑफ एटीपी इन स्पेसिफिक सेल, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिक इंडिविजुअल सेल्स में एटीपी का प्रोडक्शन कम होने लगेगा तो धीरे धीरे वहां पे नेक्रोसिस की प्रोसेस आ जाएगी, या फिर जो हमारे सेल हैं कई सारे, उनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, और उसका नतीजा होगी हमारी सेल डैमेज हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज कोई भी स्ट्रेस आ रहा है या कोई इंजरी हो रही है, एनी काइंड ऑफ इंजरी अकर्स एट मॉलिक्यूलर लेवल या सेलुलर लेवल पे कोई इंजरी हो रही है, तो उसके पॉसिबल चांसेस क्या होंगे। पहला, अगर हम अपने ऑप्शन का बात करें कि एटीपी डिप्लीशन, तो अगर एटीपी की बात करें,
एटीपी की बात करें तो एटीपी का क्या होगा, यहाँ पे नंबर कम हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। एटीपी के फॉर्मेशन कम होने से यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल डाउन स्ट्रीम होने लगेगी। मल्टीपल डाउन स्ट्रीम मतलब सेलुलर लेवल्स जो हैं वो काफी कम होने लगेंगे, जो सेलुलर कंपोनेंट्स है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे, अपने काम करने की जो प्रोसेस है वो उसको स्लो डाउन कर देंगे। तो स्लो डाउन करने से क्या रिजल्ट आएगा हमारा, नेक्रोसिस। यहाँ पर हमने क्या देखा, नेक्रोसिस हो गई है किसी इंजरी की वजह से। जब एटीपी डिप्लीशन होता है या एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है तो उस केस में मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें सेलुलर ऑर्गन्स जो है, सेल कंपोनेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसका नतीजा नेक्रोसिस हो जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, परमिबिलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का परमिबिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्या है, उसको भी हम ऐसे समझते हैं, अगर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन डैमेज, आमतौर पे मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तभी उसमें परमिबिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो उसके क्या क्या पॉसिबल रिस्क हैं। तो सबसे पहले अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होगी कहीं ना कहीं। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगी तो वापस से यही कंडीशन आ जाएगी, एटीपी का डिप्लीशन होगा और मल्टीपल ऑर्गन डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। वहीं अगर उसी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डैमेज होने लगेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज होने से क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, हमारे सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को एक जगह रखी है, उसका एक, हमारी सेल को एक स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्टर्ब होने से जो स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज होने से जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स थे वो क्या होने लगेंगे, डिग्रेडेट होने लगेंगे, डिग्रेडेट होंगे और जिसका नतीजा क्या होगा, नेक्रोसिस। सेम यहाँ पर भी नेक्रोसिस हो रही थी और यहाँ पर भी नेक्रोसिस हो रही है। यहाँ पर हमारी जो पैथोजेनेसिस है किसी भी इंजरी की, जब वो ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसमें हमें ये दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। अगर हम तीसरी मैकेनिज्म की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी जो मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है उसमें अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम उसमें डैमेज हो रहा है तो लाइसोसोम के डैमेज होने की वजह से जो भी एंजाइम्स थे, कौन से एंजाइम, वो एंजाइम्स जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट का या फिर जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, इंगल्फिंग प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन प्रोसेस है, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और उसके डिक्रीज होने की वजह से भी क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये चीजें हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे सिर्फ सिंगल परमिबिलाइजेशन की वजह से जो हो रहा है, यहाँ पे जो परमिबिलाइजेशन की वजह से सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट जो हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रोसेस हुई है हमारे साथ यहाँ पर। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उसका डैमेज हो गया है जिसकी वजह से एटीपी डिप्लीशन होने लगेगा। डायरेक्ट प्रोसेस में बात करें, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो उसके सेलुलर कंपोनेंट्स भी डिग्रेडेट होते जाएंगे जो नेक्रोसिस का रूप ले लेंगे। अगर लाइसोसोम डैमेज हो रहा है तो सारे एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे और जो सेलुलर कंपोनेंट्स को खत्म करते जाएंगे, उसका नतीजा भी क्या होगा, हमारा नेक्रोसिस होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट हमारा जो भी प्रोसेस है, डिसरप्शन ऑफ बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने जो भी पाथवे होते हैं, जो भी एक फॉर्म में चलते हैं, वो पाथवे अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, अगर बायोकेमिकली प्रोसेस अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो जो हमारी इंजरी है, जो सेल इंजरी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, हमारे वहाँ पे सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज होने लगेंगी। तो ये भी एक सेल को इंजर्ड करने का तरीका है, एक मैकेनिज्म है जो हमारे बायोकेमिकल पाथवे के डिस्टर्ब होने की वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट वो है डीएनए डैमेज। अब डीएनए डैमेज क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे डीएनए डैमेज की बात करें, डीएनए डैमेज, तो डीएनए डैमेज तो सीधा सीधा क्या करेगा, अगर कोई भी डीएनए डैमेज हो रहा है तो उसमें म्यूटेशन के लिए, उसमें म्यूटेशंस होने लगेंगे, म्यूटेशन होने लगेगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाने की वजह से भी सेल क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस के फेज में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जितने भी अपने मैकेनिज्म्स देखे हैं, जो भी हमारी पैथोजेनेसिस है किसी भी आफ्टर इंजरी या स्ट्रेस, वो क्या कर रही हैं, नेक्रोसिस कॉज कर रही हैं, हमारी सेल डेथ हो रही है, वहां पे सेल इंजरी हो रही है जो कि इरिवर्सिबल है। तो ये चार हमारे कैटेगराइज थे, मैकेनिज्म्स थी, बेसिक मैकेनिज्म थी जो यूज हो रही थी पैथोजेनेसिस के लिए। आगे बात करते हैं, अगर पैथोजेनेसिस है, रिवर्स इंजरी हो रही है, तो इंजरी भी हमारी दो तरीके से इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और सेकेंड होती है हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी ही आगे जाके सेल डेथ कर देती है। तो पहले जो इंजरी हो रही है स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में, वो हमारी रिवर्सिबल है, बट वही अगर स्ट्रेस या इंजरी वापस नहीं गई, हमारा स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया, तो वो इंजरी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी, या डायरेक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट होगा हमारा सेल डेथ। तो कौन कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं जो रिवर्सिबल में यूज होते हैं या रिवर्सिबल करवाते हैं। पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज की बात करें, जो अभी हमने देखा था अपने डायग्राम में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कैसे, जब माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी, सपोज यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो भी हमारे एक्स्ट्रा वो हैं, उनके फिंगर्स हैं, उसके में प्रोसेस में क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस एटीपी के प्रोडक्शन की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ज़्यादा होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वहाँ पर नहीं बनती हैं। बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एटीपी वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ने लगेंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन या इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस भी इंक्रीज हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है डिसफंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन आयन पंप लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड। जब किसी आयन की परमिबिलिटी सेल के अक्रॉस नहीं रहेगी, जब उसके पंप्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर वहां पर कोई इंजरी ऐसी होगी कि आयंस जो है परमानेंट मूव नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, ऑस्मोटिक डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आयन का जो ट्रांसफर है, जो उसकी आयनाइजिंग प्रॉपर्टी है सेल की, वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी। और ये सब एक टाइम के बाद सही भी हो जाएंगी। अगर आयंस
की परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है और स्ट्रेस हटने के बाद वो बैक टू नॉर्मल कंडीशन में चले गए हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, रिवर्सिबल होगा, वो वापस से ठीक हो जाएगा। उसी जगह डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, अगर प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां भी हमारी सेल डैमेज होगी। बट अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस को फुलफिल कर दिया जाए, प्रोटीन का अमाउंट सफिशिएंट हो जाएगा, तो वो वापस से रिकवर हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। उसी तरह अगर हम अदर ऑप्शंस देखें, सेल स्वेलिंग, अगर थोड़े टाइम के लिए हमारी सेल में स्वेलिंग हो गई है, एडिमा हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जो परमिबिलिटी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ है, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। वही स्ट्रेस अगर वहाँ से हट जाएगा तो सेल में जो स्वेलिंग है वो वापस हो जाएगी और हमारी जो इंजरी है वो रिपेयर हो जाएगी। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई हो जाते हैं। तो उसी तरह कई सारे हमारे लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है माइलिन फिंगर्स की वजह से, ये सारे हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करवाते हैं। अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो अनरिपेयरेबल डैमेज टू सेल, अगर सेल के स्ट्रक्चर में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अनरिपेयरेबल हो गया, सेलुलर कंपोनेंट लॉस हो गए हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो, रप्चर हो चुकी है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो बर्स्ट हो गई है, उस केस में जो इंजरी होगी वो हमारी इरिवर्सिबल होगी, जिसका रिजल्ट रहेगा सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, सेम वही, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन में क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन डैमेज किस तरह से हो सकती है, सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर हो सकती है। अगर अदर बात करी जाए तो प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आरओएस, आरओएस का लेवल जैसे बढ़ेगा हमारी सेल में, वहां पर स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा जो सेल की इंजरी कॉज करवाएंगे। रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम जो कि सब चीज़ों को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, सेलुलर कंपोनेंट का क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। तो इनकी वजह से जो हो रहा है वो क्या होगी, हमारी सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस होगी, एपोप्टोसिस होगी। तो ये सारी चीजें, जो सारी साइकिल एक सीक्वेंस वे में चल रही है, वो कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिनकी वजह से सेल में इंजरी हो रही है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया एकदम वेल सेटल है, बट अगर रिवर्सिबल होगा तो इसमें ये स्वेलिंग आ जा रही है। यहाँ पर देखिए डबल लाइनिंग है, ये यहाँ पर स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है या जो आयन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो अक्रॉस सेल में, प्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, एमॉर्फस डेंड्राइट्स भी उसमें बन रहे हैं जो सरफेस एरिया को कम कर रहे हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल है, अगर ये स्वेलिंग कम कर दी जाए या कम हो जाएगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वापस से अपनी स्टेट में आ जाएगी। बट अगर वो इरिवर्सिबल है तो उसमें जो डेंड्राइट्स है वो बड़े हो जाएंगे और कैल्शियम उसमें एक्यूमुलेट होने लगेगा। कैल्शियम के एक्यूमुलेशन की वजह से एटीपी प्रोडक्शन एकदम ब्लॉक हो जाएगा। सेकेंड, अगर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन्स में भी सेम सेल स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग के अलावा इसमें माइलिन फिंगर्स जनरेट होने लगेंगे। अगर ये इरिवर्सिबल है तो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी और जो फिंगर्स हैं वो काफी बड़ी हो जाएंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमारी स्वेलिंग हो रही है एंडोप्लाज्म में, और धीरे धीरे जो राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो सेपरेट होते जा रहे हैं। और अगर इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो वो कंप्लीटली स्कैटर्ड हो चुके हैं, राइबोसोम सारे स्कैटर्ड हो चुके हैं। अब वो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में कन्वर्ट हो गया है। लाइसोसोम्स की अगर बात करेंगे तो लाइसोसोम्स में ऑटोफेजी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर ऑटोफेजी के थ्रू वो क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स को ही रप्चर कर लेंगे। साइटोस्केलेटल्स,
एग्रीगेट होने लगेंगे। पहले वो एक सीक्वेंस में थे, अब धीरे धीरे वो चेंज होते रहेंगे और उसके बाद वो बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका, हर जगह से वो टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे तो क्लम्प्ड क्रोमैटिन्स यहाँ पे बन जाएंगे, क्रोमैटिन सारे कंडेंस हो जाएंगे और यहाँ पर कैरियोलिसिस के थ्रू, लिसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाएगा न्यूक्लियस का। वो न्यूक्लियस में सारी चीजें इधर उधर बिखर जाएंगी और न्यूक्लियस खत्म। और जहां किसी भी सेल का न्यूक्लियस खत्म हो जाता है वो सेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, वो उसमें कोई भी कंपोनेंट सही नहीं रहते हैं। तो ये सारी प्रोसेस थी हमारे पैथोजेनेसिस में, कि एक एक कंपोनेंट्स में हमने यहाँ देखा कि क्या क्या प्रोसेस हो रही है या कौन कौन से सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, अगर वो रिवर्सिबल में है या फिर वो इरिवर्सिबल में है। तो ये प्रोसेस था, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था पैथोजेनेसिस का। तो यहाँ इस टॉपिक के साथ हमारी जो सेल इंजरी है वो कंप्लीट होती है। इसके जो प्रीवियस वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इजीली उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हमारा सेल इंजरी का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क फ्रॉम अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू।